कौवे हैं। मेहमान आने लगा तेरे पास। कैसे तोते होते हैं? तोते ऐसे नहीं भाई, वो मकाओ वगैरह जो बड़े तोते होते हैं ना, उनकी आवाज ऐसी होती है। Talha, you can't beat Talha, and भाई you know that तला Talha. तला अयूब ने तो सारी जिंदगी वो पाले हैं ना ऑस्ट्रेलियन तोते, उसको क्या पता होगा। या वो भी नहीं पाले, चिड़िया मुझे नहीं पकड़ के बाद खुश होता है। मुझे नहीं शौक है, भाई ने रखे हैं। रिकॉर्डिंग हो कौन रही से? है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ पता है मुझे। तो पता है तो फिर इंसान बनना। यार दोस्त है, वो क्लास में बैठे हुए हैं। सर कहेंगे परिंदे सेल कर रहे हैं यहाँ पे, दुकान खोल ली है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड चल रही है। गुलबाज के दोनों बिल्ले मर गए। तलहा गुलबाज ने सेल पे लगाया हुआ है ना एक कोई स्टेटस पे। इसने किटन सेल पे लगा दी है। वो उसका अपना नहीं है। एक मोहल्ले वालों के पकड़ के बेच रहे हैं। यार म्यूट ना किया करो। कौन सा क्लास? हाँ क्या कह रहा है? तो आता है पीछे से यार पंखे का। तुझे सिर्फ म्यूट करते हैं, मुझे तो किक पंखा कर तो देते हैं। लगा ही नहीं हुआ, पंखा तो लगा ही नहीं हुआ। हिमालय में रहते हैं। नथिया गली मौसम में। ठीक है यार, मौसम ठीक है हाँ अब तो। बस गुजारा ही है ये, ठीक तो नहीं कह सकता, गुजारा ही कह सकता। नहीं, आई लाइक इट। यार यूनिवर्सिटी का किसी को पता है कब ओपन हो रही है? यार मैंने जो 14 रूमर्स आ रहे अक्टूबर हैं का सुन रहे 14 हैं, का। 14 हाँ अक्टूबर का सुन रहे हैं। मैं भी 14 का सुना है। अल्लाह करे हो सो जाए, अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। कसम से मैं खुद कहता हूँ 14 से स्टार्ट हो जाए यूनिवर्सिटी। यार कोर्स सेमेस्टर 16 में से होगी, जो चुप करो 14 सर। के बाद मंडे होगा ना। सर का माइक नहीं चल रहा। सर का माइक ऑफ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही हमें। सर रिकनेक्ट करके चेक कर लें, मे बी। हाँ शायद उससे ठीक हो जाए नई मीटिंग में। वैसे इसमें है ना डिवाइस सेटिंग्स में माइक्रोफोन आउटपुट, इसमें शायद हो। लेकिन वो भी सर ने अब दूसरा हेडफोन भी उतार दिए। दूसरा वो कभी कभी वो भी हो जाता है, आपने वायर ही उल्टी लगा दी, और माइक वाली वायर स्पीकर पे, स्पीकर वाली वायर माइक पे। ये भी होता है कसम से। नहीं सर, वो आवाज हमारी नहीं जा रही है। आवाज तो जा रही है ना सर का। सर इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे। मैसेज करते हैं सर को। जी अब आ रही है आवाज? जी सर अब आ रही है। यस सर। जी सर अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। डुअल मोड में पढ़ा रहा हूँ कि मोबाइल से भी लॉगिन किया हुआ और डेस्कटॉप से भी। वाह सर एको है। बस सही है, आवाज आ रही है सर, सही आवाज आ रही है, बस समझ आ जाएगी। अब देखें, ठीक है। अब ठीक है? सर ठीक है आवाज। जी बिल्कुल ठीक है। चलें ओके जी। सॉरी फॉर द मिक्सअप, टाइम काफ़ी सारा हमारा वेस्ट हो गया। अच्छा जी, हमने ये चैप्टर नंबर 3 इस्तेमाल शुरू करना है हमने। चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू करना है, और जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें हमने देखना ये है कि ये वेक्टर जो हमारी स्टडी है, वेक्टर कैलकुलस, उसको थोड़ा आगे लेके जाना है हमने। स्क्रीन मुझे शेयर करने दें सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि हमने चैप्टर 2 में जो है एग्जाम्पल 2.2 तक डिस्कस किया है, 2.3 एंड 2.4 डिस्कस नहीं की।
तो वो हमें खुद से करनी है बिकॉज वो समझ नहीं आ रही है। बेटा आप उसको ट्राई कर लें बिल्कुल। सर अगर कोई इशू लेकिन हम देख इसमें कुछ कंसेप्ट्स नहीं समझ आ रहे। जी चलें फिर हम उसको अगली दफा देख लेंगे, अभी आज इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं उसको देख कितनी फादियत है। था समझ नहीं आ रहा था। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है सर नजर। यस सर आ रही है। तो हमने वेक्टर कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करना है और ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ना है, तो इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी जनाब, ये डिफरेंशियल लेंथ जो होती है क्या होती है? DL कभी सर आपने वेरी सोचा क्या होता लेंथ का बहुत ही छोटा सा पोर्शन। है? चले मैं अगर आप infinitely small part. DL और DS और DV ये क्या चीजें होती हैं अगर आपने पढ़ी हुई है तो? सर ये इनका ना यानी DS L तो यानी DS जो भी जिसका भी आप डिफरेंशियल ले रहे हैं ना, यानी ये उसका एक बहुत ही माइन्यूटली इन्फिनिटली यानी अप्रोच टू जीरो किस्म का स्मॉल पार्ट, इतना छोटा पार्ट कि लगभग जीरो है वो। कैमरा नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। बोर्ड आ रहा है ना नजर? जी आ सर। रहा है सर। ओके ठीक है, दोबारा बताइएगा DL के बारे में आपने क्या बताया मुझे? सर एक ऐसी वैल्यू जो मैं अप्रोच टू जीरो कर रही हो कि इतनी स्मॉल हो, इतनी स्मॉल वैल्यू कि वो अप्रोच टू जीरो कर रही हो। बिल्कुल ठीक है। जो DL है इसका मतलब क्या है? डिफरेंशियल लेंथ। और कॉन्सेप्चुअली ये बात आपकी सही है कि डिफरेंशियल लेंथ जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है लेंथ की, विच इज अप्रोचिंग टू जीरो। इसका फायदा क्या है, हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? व्हाई डू वी नीड टू इंट्रोड्यूस इट? सर क्योंकि जो एक स्मॉल सर अगर कोई चीज का बिहेवियर होगा तो वही ओवरऑल चीज का भी होगा। चले मैं थोड़ा सा इस बात को रिफ्रेज करूंगा या इसे वो करूंगा, डिसएग्री करूंगा। ये बात बिल्कुल सही है कि एक छोटी चीज पे जो भी बिहेवियर है वो हमें पता है, लेकिन उसी बिहेवियर को अगर हम लार्जर फिनोमेना के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम DL का सहारा लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इंटीग्रेशन की हुई है राइट? ऐसे ही है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? सर सर रिवर्स सम होता ऑफ है डेरिवेशन एरिया, का, सम जो होती है एरिया पूरी। होता है टोटल। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व होता है ना इंटीग्रेशन। यस से फॉर एग्जांपल दिस इज समथिंग, कोई फिनोमेना है, ठीक है, और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब आई वांट टू डिटरमिन कि इस कर्व के अंडर कितना एरिया लाई कर रहा है ये सारे का सारा। तो उसका क्या तरीकाकार है मेरे पास? इफ आई वांट टू डिटरमिन कि एरिया कितना है तो मैं ये काम करता हूँ ना, इंटीग्रेशन। यस ये काम करता हूँ ना, राइट? ऐसे ही है। तो हमें ये बात पता है। जी सर। अब ये जो d of t है ये मैंने डिफाइन किया हुआ है समवेयर ओवर हियर। तो दिस इज d of t यहां से लेके यहां तक, और जो f of t है उसकी जो भी वेरिएशन है विद इन दिस d of t ये मुझे पता है। नाउ आई वांट टू डिटरमिन के टोटल पूरे के पूरे एरिया में, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 0 है और ये t है, मैं ये डिटरमिन करना चाहता हूं कि क्या रिस्पॉन्स होगा या एरिया अंडर द कर्व क्या होगा। ठीक है, तो मैं ये काम कर लेता हूँ राइट? ठीक है, लेकिन इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने क्या किया कि आई डिफाइंड d of t फर्स्ट। ठीक है,
कि ये क्या इंक्रीमेंटल वैल्यू होगी, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आवाज आ रही है? यस जी सर सर, आवाज आ जी रही है, सर। आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। तो आई नीड टू डिफाइन दिस। तो इसी तरह ईएमएफ थ्योरी में हम टाइम को तो कंसिडर नहीं करते अपने वेरिएबल में, क्योंकि जो हमारी फील्ड्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, हम इनको बोलते हैं स्टैटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक का मतलब है स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये जो फील्ड्स हैं ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी नहीं कर रही हैं। जिस भी पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड डिफाइन कर दिया है, बस वो इन्फिनिटी के लिए वही मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। इट इज नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सर अगर आप इसलिए टी जी नीचे जी कुछ बोले। लिख रहे हैं तो वो हमें नजर नहीं आ रहा, अगर आप कुछ बेटा नीचे कुछ बोर्ड नहीं पे। मैं कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, ठीक है, अभी सिर्फ बोल रहा हूं, ठीक है। ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो जिन फील्ड्स को हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे दे आर कॉल्ड, यानी जनरली हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जो है दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। और स्टैटिक फील्ड का मतलब ये है कि जिस तरह सिग्नल सिस्टम्स में आपने पढ़ा है कि आपके पास सिग्नल्स होते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। टाइम इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि जो सिग्नल या सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रहा, जिसका मतलब ये होता है कि जब आपने एच ऑफ टी अगर आपने डिफाइन कर लिया है, तो ये एच ऑफ टी आप किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर डिफाइन कर ले, यानी सुबह के वक्त, रात के वक्त, दोपहर के वक्त, इट डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। इट इज जस्ट बेस्ड कि आप कितने इंटरवल के लिए इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इंटरवल मैटर करता है, लेकिन टाइम की अपनी वैल्यू किस टाइम के ऊपर आप उसको स्टडी कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, ठीक है। एक जो टाइम वेरिएंट सिस्टम है उसकी एग्जांपल आप समझ लें सनलाइट है, ठीक है। कि सूरज की जो रोशनी है या जो धूप है, गर्मी की जो इंटेंसिटी है, ये एक टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। सुबह फजर के वक्त कुछ और होगी, दोपहर के वक्त कुछ और होगी, असर के वक्त कुछ और होगी, और मगरिब के वक्त इस तरह रात के वक्त, ठीक है। लेकिन से फॉर एग्जांपल आप टाइम इनवेरिएंट कोई नेचुरल सिस्टम प्रोबेबली दरिया के अंदर कितना पानी है या समंदर में कितना पानी है, बिकॉज सॉर्ट ऑफ उसकी कोई पैरामीट्रिक या क्वांटिफिकेशन इवैल्यूएशन नहीं है, तो हम कहते हैं कि जी अच्छा ये टाइम इररिलेवेंट है या टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू गो टू द सी प्रोबेबली यू विल सी कि इट इज अबाउट सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, ठीक है। तो नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल लेकिन स्टिल अ वैलिड एग्जांपल, सही है। तो हम क्या करते हैं, तो जो ये स्टैटिक फील्ड्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटोस्टैटिक, ये सारी की सारी फील्ड्स टाइम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, इनकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है डिपेंडिंग अपॉन के आप ये अगर आपका सोर्स पॉइंट है जहां से फील्ड जनरेट हो रही है इन ऑल डायरेक्शंस, तो हाउ फार यू आर एट फ्रॉम द सोर्स, तो फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो वेरी करेगी, एंड दिस इज 1/r² से प्रोपोर्शनल होती है। आगे जाके हम इसको तफसील से देख लेंगे, लेकिन द पॉइंट इज के the intensity of the field is independent of time, लेकिन it is dependent upon के how far you are from the source, या आप यूं कह ले कि उसके ऊपर स्पेशल डिपेंडेंस जरूर है, x y z। जब आप इन तीनों डायरेक्शंस के ऊपर मूव करते हैं तो उसकी कोई ना कोई लॉजिकल डिपेंडेंस जो है वो उसके ऊपर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो नाउ वी वांट टू सी के टोटल इन्फ्लुएंस क्या है किसी भी जगह के ऊपर, तो हम करते क्या है सर ये कि हम जी बेटा सॉरी सर, आपने जो जी जी बोलिए। इंटेंसिटी लिखी है आपने उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है आर स्क्वायर से। जी जी बेटा ऐसे ही वो आगे जाके आएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। ओके सर। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये एक वेक्टर है, राइट, ठीक हो गया। यानी आगे जाके हमें पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही है।
और जो वेक्टर है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ये देखा है कि वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स है, राइट? ऐसे ही है। कार्टेशियन में उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं। इसी तरह जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर आर थीटा फाई है, सिलेंड्रिकल में रो फाई जी है, ठीक है? तो दिस इज अ वेक्टर which is called DL, differential length, और ये 3 components का मजमुआ है which tells me कि a very small differential length in x-axis, very small differential length along y-axis and very small differential length in z-axis, ठीक है? इसका मुझे फायदा क्या होगा? Say for example, I have a field vector जिसके 3 कंपोनेंट हैं x, y और z, and say for example I'm interested to determine this. इससे निकलता क्या है वो हम बाद में देखेंगे. Say for example I want to determine this. Now what happens is that I want to determine its influence in x-axis, I want to determine its influence in y-axis, and I want to determine the influence in z-axis, ठीक है? If you remember डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? डॉट प्रोडक्ट टेल्स मी कि किसी भी वेक्टर का किसी और डायमेंशन के अंदर कोई कंपोनेंट या प्रोजेक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, राइट? ऐसी बात ही है ना? यस सर। तो मैं अगर इस वेक्टर का टोटल क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना चाहता हूं तो मैं ये देखता हूं कि इसका कितना एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है, कितना वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है और कितना जेड एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है. जब मुझे तीनों प्रोजेक्शंस मिल जाते हैं तो मैं उन तीनों को ऐड कर लेता हूं और मेरे पास टोटल सम निकल आता है, ठीक है? यहाँ पे सम का मतलब है टोटल इन्फ्लुएंस, ठीक है? सर इसमें जो DL है वो डिफरेंशियल लेंथ ऑफ वो क्यूब है ना जो इस उसमें है, इस 3 डायमेंशन में है. जी जी, मैं अभी उस पे बस जाने लगा हूँ, ठीक है? तो जो DL है दिस इज एक्चुअली दिस वेक्टर, ठीक है? और आप यूं कह लें कि पूरे के पूरे क्यूब की तो नहीं लेकिन उसकी किसी एक भी लेंथ की, ठीक है? तो से फॉर एग्जांपल क्योंकि डिफरेंशियल लेंथ है तो इट इज ओनली कवरिंग वन लेंथ ऑफ द क्यूब, ईदर AB लाइन, ईदर AD लाइन. जी सर, क्योंकि वो क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती है ना, तो कोई एक भी ले ले तो वही बात है. ये बिल्कुल ठीक है, सही है. तो डिफरेंशियल लेंथ जो है इट इज अ वेक्टर एंड इट टेल्स यू कि इस वेक्टर के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं किसी भी एक कोऑर्डिनेट उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वेक्टर की वेरिएशन कितनी है किस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, ठीक है? तो जब हम डिफरेंशियल लेंथ डिफाइन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम डिफरेंशियल एरिया या डिफरेंशियल नॉर्मल एरिया डिफाइन करते हैं. वो क्या है? इस पूरी की पूरी सरफेस का एरिया, ठीक है, विच इज DS. अब आप ये देखिए कि एक जो क्यूब है अगर उसकी एग्जांपल लें तो इट हैज 6 सरफेसेस, राइट? ऐसे ही है. यस सर। लेकिन इट हैज ओनली 3 एरिया, ठीक है? अब ये जो सरफेस नॉर्मल है, जो AX है, AY है या AZ है, it is going to tell us कि whether we are talking about the front surface या we are talking about the backward surface, ठीक है? इसको अगर देखिए तो जो फ्रंट वाली जो फेस का एरिया है ABCD, ठीक है, दिस इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स AX डायरेक्शन. जो बैक साइड है प्रोबेबली PSRQ या PQRS, इसका जो एरिया है वो इतना ही है dy मल्टीप्लाइड बाय dz, लेकिन जो बैक सरफेस है इसका सरफेस नॉर्मल वुड बी टुवर्ड्स नेगेटिव AX, ठीक है? एंड जो डिफरेंशियल वॉल्यूम है दैट इज द टोटल मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, ठीक है? तो ऑल्दो कि ये बिल्कुल यानी लॉजिक पे बेस करता है और विजुअलाइजेशन से आप इसको डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू मेमोराइज इट
तो यू हैव टू ओनली मेमोराइज दिस पर्टिकुलर जो वेक्टर है विच इज DL। अब इससे अगर आप DS निकालना चाहते हैं तो देयर वुड बी 3, DX और DY को मल्टीप्लाई कर दें, DX और DZ को मल्टीप्लाई कर दें, और DY और DZ को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, DX और DY को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट वेक्टर होगा AZ। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वाला यूनिट वेक्टर यहाँ पे आ गया। DX DZ को मल्टीप्लाई किया, AY। DY DZ को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, AX। ठीक है, और AX की पॉजिटिव साइड फ्रंट फेस को और AX की नेगेटिव साइड बैक फेस को, AY की पॉजिटिव साइड राइट साइड को, AY की जो नेगेटिव साइड है लेफ्ट साइड को, AZ की पॉजिटिव साइड टॉप वाले फेस को और AZ की नेगेटिव साइड बॉटम वाले फेस को। ठीक है, और जब आपने इसका DV निकालना है तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई ऑल थ्री, DX DY एंड DZ। ठीक है, ऑल थ्री। अब आप ये देखिए कि इसमें जो लेंथ है दैट इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी। ठीक है, टू टेल वेदर यू आर मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन या नेगेटिव x डायरेक्शन। ठीक है, अगेन जो सरफेस एरिया है इट नीड्स अ यूनिट वेक्टर टू शो कि आप फ्रंट साइड को देख रहे हैं या बैक साइड को देख रहे हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है दैट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। ठीक है, that does not have a direction, volume is volume, so that's why it does not have any unit vector। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये सारी बात डिस्कस हुई भी है। अब मुझे प्लीज, आपके सामने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की शक्ल है, तो मुझे जरा प्लीज बताइए इसको देख के कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में DL का वेक्टर क्या होगा। सबसे पहले मुझे उसके 3 यूनिट वेक्टर्स बता दें। सर DL में सर AP होगा, A रो A5 और AZ होगा। सिलेंड्रिकल में है बस। A रो AP P कुछ नहीं है बेटा, A5 और AZ। हाँ AZ होगा। ठीक है, ओके। अब आपके सामने उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ क्यूबिक शेप ली हुई है, तो मुझे बताएं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। ए रो की डायरेक्शन में इसको देखने का तरीका ये है कि ए रो की डायरेक्शन कौन सी है, ए रो की डायरेक्शन है ये वाली। ठीक है, D से A। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि जब आप D से A की तरफ आ रहे हैं तो कौन सी डायमेंशन है जो कि इंक्रीज कर रही है और बाकी दो कौन सी डायमेंशन है जो कि कांस्टेंट रह रही हैं। तो रो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ए रो की तरफ जब आ रहे हैं तो ओनली बी रो इंक्रीज कर रहा है, बाकी दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक है, ओके। अब मुझे इस तरफ बताइए, फाई की तरफ। सर वही सेम का केस है, D5 हो जाएगा। ओके, और Z में Z वाला सिर्फ। जी क्या सारे लोग सही यानी इस बात पे यकीन कर रहे हैं या somebody wants to differ? सर ये इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, यानी मैं इसे थोड़ा डिफर करना चाहूँगा। सर A5 पे सर तो मेरे ख्याल से दो चीजें नहीं चेंज होनी चाहिए। क्या क्या सर मतलब फाइव तो चेंज होता है, ठीक है, ये हमारा फाइव चेंज होता है, साथ रो भी सर चेंज नहीं होगा। सर फाई तो एंगल है ना, तो हमें तो लेंथ कंसीडर करनी है, तो उसका तो हम लोग वो लेंगे, पेरीमीटर लेंगे। यस सर। क्या कैसे एंगल को लेंथ में कैसे डिटरमिन करेंगे, क्या आप बोलते हो उस लेंथ को? सर पेरीमीटर कहते हैं क्या? नहीं बेटा, इफ यू हैव दिस बेटा, अगर ये है तो ये जो स्ट्रेट लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं? D5R होगा सर। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है? आर्क लेंथ, राइट? यू रिमेंबर दिस फार्मूला? आर्क लेंथ, या ठीक है, यस यस। तो
इस केस में आपका रेडियस क्या है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या रेडियस है आपका? सर हमारा रेडियस है रो सर, रो सर, रो ठीक है है? सर, रो। तो इट बी रो d5. ठीक है सर। ठीक है, रो d5 a5 बिकॉज दिस इज द आर्क लेंथ. ये लेंथ का वेक्टर है, ठीक है, लीनियर लेंथ का यानी डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेट लेंथ का. अगर ये एंगुलर लेंथ का होता तो फिर खाली d5 हो जाता, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी लेंथ उसने कवर किया है, तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग रो d5. ठीक है, ओके सर, समझ गए. अब मुझे इसके प्लीज ds लिखवा दीजिए. बताइए जनाब, ए रो की तरफ कौन सा सरफेस है? सर रो d5 और dz. वही है रो d5 d रो डी रो dz होगा. डी रो dz और a5. ठीक है, और नीचे वाला? सर d रो सर रो d5 और dp डी रो ठीक है, d5 और सही. और dv क्या होगा? सर सिंपली सर मल्टीप्लाई कर देंगे. d रो Okay. रो d5 और dz. अब मैं सिर्फ कांस्टेंट को पहले लिख रहा हूँ, अदरवाइज द सेम थिंग. ठीक है, ये रो है इसके साथ, लेकिन मैंने इसको कांस्टेंट समझ के पहले लिख दिया और बाकी डिफरेंशियल्स को बाद में लिख दिया. ठीक है, यस सर. ओके. इसका बताएं. पहले डीएल बताएं. हेलो, सर आवाज आ रही है सर. जी सर, सोच पहले रहे हैं, सर सोच रहे एक हैं. तो सर एक मिनट सर. एक्स सर पहले फाइव वो चल d5 बताएं. बेटा सीक्वेंस नहीं बदलना आपने. ठीक है, सीक्वेंस नहीं बदलना. ठीक है. सीक्वेंस इज r थीटा 5. ठीक है, r थीटा 5 मतलब r पहले वो हो गया ना. सही है. हाँ जी, पहले आ सीक्वेंस. रहा है. तो r तो यूनिट सिंपली वही होगा. r सिंपली वही होगा जो हमारे पास. आर रेडियस ही है. जी जी आर ठीक ही है. रहेगा. और डी सर ये डी होगा आर ए आर. जी डी आर ए DRAR, आर बिल्कुल सही. जी सही है. सर उसके पास उसके दूसरा बाद आर डी दूसरे में थीटा, सर दो आ गई हैं, आर तो थीटा उसमें आर होगा डी थीटा, डी ए थीटा. थीटा आर और d5r. r d क्योंकि थीटा और तीसरे वाला क्या है? फाइव d5, सॉरी 5d5 नहीं होगा, d5 इंटू क्या होगा, क्योंकि वो डबल आर्क है ना सही. सेकंड वाला. सर आर डी थीटा तो ये हो आर डी थीटा पहले डी आर ए आर फिर आर डी थीटा ए क्या बनेगा आर ए डी थीटा फाइव सर, आर डी RD5 थीटा d5. सर आर डी हाँ. फाइव नहीं बनेगा, आर डी थीटा डी फाइव बनेगा. नहीं नहीं, आर डी d5 थीटा ही बनेगा सर. बेटा ये पिछले कोऑर्डिनेट सिस्टम से आया है, तो वहां पे क्या था इसके साथ? सॉरी बेटे, क्या कह रही हैं आप? सर मैं कह रही हूँ रो d5 होगा. 5 तो सेम ट्रांसफर होता है ना. जी जी हाँ जी, ठीक है. रो d5 बिल्कुल आपकी बात सही है कि 5 ट्रांसफर होता है, ये रो d5 ही होगा. सिर्फ एक छोटी सी बात ये है कि d5 तो यहाँ पे है लेकिन रो नहीं है, या तो रो को रो की r जगह में आर डी ट्रांसफर. थीटा. थीटा से रिप्लेस कर देंगे. नहीं, r आर d डी थीटा थीटा होगा. नहीं बेटा. अच्छा चलिए, रो ओके. r sin थीटा नहीं होता. रो क्या होता है? आर r साइन sin थीटा. थीटा. r sin थीटा. अल्लाह भला करना. वेरी गुड. ठीक है, r sin थीटा. ठीक है. अगर बाकी लोगों को समझ नहीं लगा तो जस्ट टू ड्रॉ इट, दिस इज अ सिलेंडर, दिस इज रो एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, तो दिस इज r. सही है, तो दिस इज इक्वल टू r sin थीटा. समय लग गई है कि नहीं?
ठीक है सर, हमने उसे रो में कन्वर्ट किया। ओके, समझ गए। ठीक है ना। तो रो इज इक्वल टू आर साइन थीटा। चलो वेरी गुड। तो अब आप डी एस डिटरमिन कर सकते हैं तीनों। यस सर। बताएं। सर पहला आर डी थीटा, हाँ आर आर स्क्वायर साइन थीटा, डी थीटा डी फाई। हाँ डी थीटा भी ठीक आएगा, है। डी अब फाई भी आएगा। जी इसको किसी तरीके से भी लिख लें, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव। ओके गुड। अगला इसके साथ का सर डी आर साइन थीटा डी फाई। जी आप बताइए। सर डी आर डी थीटा। आर डी थीटा। आर स्क्वायर नहीं सिंपल आर डी थीटा। सिंपल आर आएगा। जी ठीक है। ओके, और डीवी में ये तीनों मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, सिंपल आ जाएगा। दिस वन एंड दिस वन, आर ये डी तीनों मिल आर जाएंगे। ठीक है। डी थीटा ए फाई। ठीक है, आपके सामने नजर आ रहा है आपको। जी सर समझ आ गया। ओके चले, आप बताइए। अब इस सारे का फायदा देख लीजिए, इसका सारे का फायदा क्या है। एग्जाम्पल को देखिए। जी जी बेटा। सर एक बार वो बता दें कि सर ये मल्टीप्लाई जो पहले आपने रो मल्टीप्लाई किया था फिर आर मल्टीप्लाई किया है, तो सर ये साथ क्यों मल्टीप्लाई किया है? ये तो हम वो मल्टीप्लाई करते हैं कि जो चेंज हो रही हो जो जो चीजें हैं। जैसे पहले सर जी सर ये ले, मैं बता देता हूँ। Say for example, I am interested to determine this length, कि ये लेंथ क्या है। ठीक है, ये रो है, यानी ये जो रेडियस है ये रो है, और जो ये चेंज है ये क्या है, डी फाई है। तो इस डायरेक्शन में डी की क्या वैल्यू होगी? सर ये तो सर दोबारा बताइए। बेटा ये आपको सिलेंडर नजर आ रहा है सामने स्क्रीन पे? जी सर। ठीक है, मैं इस सिलेंडर की ये जो मैंने हाईलाइट किया लेंथ, इसको डिटरमिन करने में इंटरेस्टेड हूँ। इस लेंथ के अंदर जो चेंज हो रहा है वो फाई चेंज हो रहा है। ठीक हो क्या? ठीक है सर। और सेंटर से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो रो है। तो अब मुझे बताइए कि ये लेंथ किसके इक्वल है? सर यानी आर्क लेंथ, ये जो ट्रायंगल सी बन रही है इसकी आर्क लेंथ डिटरमिन करना चाहता हूँ। सर ये रो साइन थीटा। साइन थीटा क्यों बेटा? सर वो परपेंडिकुलर है ना, मतलब नहीं पी जो है वो हाइपोटेन्यूस है और हम बेटा नहीं, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज जस्ट एनी ट्रायंगल। यानी वेज है ये एक वेज शेप है। ऊपर वाली तस्वीर नजर आ रही है? जी सर। ओके, ये आर्क लेंथ डिटरमिन करनी है, क्या होगी? आर डी थीटा। आर्क लेंथ ये होती है ना, एस इज इक्वल टू आर थीटा, यही होती है। सर आर डी थीटा। ठीक है, अब आप यही जो वेज मैंने बनाया है इसके ऊपर वो यही वेज समझ लो। ठीक है सर। तो अब बताओ डीएल क्या होगा? सर डीएल होगा हमारे पास सर रो फाई। ठीक है जी सर। रो डी फाई। ठीक है ना? ठीक है सर। सही हो गया? जी इसी सर। तरह जो दूसरी शेप मैंने बनाई थी या जो आपने देखी है,
वो है ठीक है, जो दूसरी शेप है वो आपने ये देखी है, ठीक है सर। तो ये रेडियस r है, ठीक है, ये स्फीयर का आउटर शेल है, और जो चेंज इन एंगल है वो यहां से लेके यहां तक है, विच इज d थीटा। तो ठीक अब है सर। बताएं जो ये आर्क लेंथ है ये क्या है? सर ये आर डी थीटा। ठीक है, r d थीटा, सही है। ठीक है और ये जो r d थीटा है ये किस कंपोनेंट की डायरेक्शन में चेंज हो रही है? यूनिट वेक्टर क्या है इस डायरेक्शन में? इसमें सर आर ही है। नहीं बेटा, देखें नहीं चेंज नहीं इस तरफ हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, जी सर। समझ लग गई? ठीक है सर ठीक। ओके, जी सर, थैंक यू सर। आप इस एग्जांपल को देखिए प्लीज, जो आपके सामने है। उन्होंने आपको क्या किया है, 4 पॉइंट्स हैं, उनकी वैल्यूज बता दी हैं आपको, A, B, C, D, ठीक है, और आपको ये कहा है कि आप डिटरमिन करिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C, ये वाला डिस्टेंस आप डिटरमिन करिए। तो क्या तरीकाकार है, कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, हम सिंपल डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पे? सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, वेरी गुड। उसके अलावा और तरीकाकार कोई? सर डिफरेंशियल लेंथ है जो, उसके हाँ जरिए जी, हम कुछ कर सकते हैं। वेरी गुड। डिफरेंशियल लेंथ कौन सी डायरेक्शन में है? सर ये DZ जो होगी, ठीक है, यानी तो हम ये कहेंगे, DZ होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, वी विल सी कि BC जो उन्होंने मांगी है दैट इज एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ DZ, ठीक है, क्योंकि ये AZ की डायरेक्शन में है, ठीक है, हमें नजर आ रहा है कि AZ की डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर लगाना चाहे ना लगाना चाहे आपकी मर्जी है। लिमिट्स क्या लगेंगी? सर 0 to F, 0 to 10, 0 to 10, 0 to 10। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट इट इज। हम ये करेंगे कि कोई भी लेंथ डिटरमिन करनी हो तो वी वुड से कि वी विल टेक द इंटीग्रल ऑफ DL, ठीक हो गया। हम आगे लिखेंगे DL इज इक्वल टू, यानी जो लंबा तरीका है, DX AX प्लस DY AY प्लस DZ AZ, ठीक है। और हम जब लेंथ को देखेंगे कि एक्चुअली जो BC है इसमें ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो एक्चुअली इट इज DZ AZ, ठीक है। और जब हम यहाँ पे लिमिट्स डाल देंगे तो AZ का यूनिट वेक्टर भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज नाउ वी आर टर्निंग इनटू अ डेफिनेट इंटीग्रल व्हिच सेज कि इट इज फ्रॉम 0 to 10, ठीक है। और Z 10 0 इज इक्वल टू 10, व्हाटएवर जो भी इसके यूनिट्स हैं। समझ लग गई? जी सर। ठीक हो गया। तो वो बात आपकी सही है कि आपके पास क्योंकि पॉइंट्स हैं तो आप यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं तो डायरेक्टली आपके पास वही जवाब आ जाएगा। लेकिन इफ यू वांट टू डू दिस अप्रोच तो यू कैन डू दिस वन एज वेल। ठीक हो गया। अब मुझे पार्ट नंबर डी बता दें। सरफेस एरिया उन्होंने कहा हुआ है ABO, ABO। सर इसमें सर आगे ना, डिफरेंशियल सर एरिया का इसमें वो लगाएंगे आर सर। साइन थीटा, या एक तो इसमें आ गया ना रो और दूसरा आ गया फाई। नहीं नहीं बेटा इस तरह से बताए ना। हाँ ठीक है, ओके। तो डबल इंटीग्रल होगा। जी सर। और कौन से, ये जो सरफेस बन रही है इसका सरफेस नॉर्मल किस तरफ है पहले ये बता दें। डी रो डी फाई AZ, नेगेटिव Z की तरफ, Z की डायरेक्शन में, प्लस या माइनस? माइनस माइनस माइनस। ओके, तो माइनस AZ
ओके, ये इसका सरफेस नॉर्मल है। और अब यहाँ पे बताएं क्या लिखना है मैंने, सॉरी, डी रो D5 डी रो और रो D5 बेटा, ओके ओके भूल गया ठीक था। है, रो D5 ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि रो को बाहर ले आऊं क्योंकि कांस्टेंट है, या रो डी रो के साथ आएगा? कांस्टेंट ही है रो, क्योंकि एक प्लेन है ना। नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं आना चाहिए सर, लेकिन रो बाहर नहीं आ सकता, रो तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, आ जाए बाहर, आ जाए। हाँ, वहां से बाहर आ सकता है बस। ये है ना, नहीं कांस्टेंट तो नहीं है ना, मेरे ख्याल से तो ये बनना चाहिए। करके देख लेते हैं। सर आप देख ज्यादा लें। वेल वर्स्ड कैलकुलस से मेरे ख्याल से। रो नहीं की नहीं, लिमिट्स क्या है? मैं बारीक हूँ इस मामले में। सर हमें रो तो बताया हुआ नहीं है। सॉरी बेटा, रो तो रो हमें बताया पता हुआ है। है, वो पॉइंट से जो रेडियस है वही रो है। अच्छा अच्छा। चलिए आप यूं कर लेना, रो अगर नहीं बताया हुआ तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, यानी पॉइंट ए ले लें विच इज 500, ठीक है। तो अब अगर आप रो डिटरमिन करना चाहें, दैट इज x² प्लस y² अंडर रूट, तो क्या है 25, 5 का स्क्वायर 25, 0, तो रो इज इक्वल टू 5। ऐसे ही है, सही है सर। ठीक है। यही काम आप पॉइंट बी के साथ भी कर सकते हैं अगर आप वो करना चाहें, 0, 5, 0, तो वहां पे भी यही आएगा। वहां पे x 0 है, यहाँ पे 25 आ जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल टर्न आउट टू बी दिस वन। 0, 5, और जो D5 है वो बताएं जी क्या है? π/2 है सर। π/2 है। π/2 कैसे निकाला हमने? उस 0 पे to 2 कन्वर्जन π/2 गिवन भी है, और सर ये प्लेन का 90 डिग्री होगा उसका। यस सर, x to y प्लेन जा ठीक बी है। और ए को कंपेयर करेंगे अगर, तो उससे मिल जाएगा। 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय π/2, तो दिस इज 25 π/4। अब इसकी जो भी वैल्यू आती है, आई डू नॉट नो व्हाट इज इट्स वैल्यू, ठीक है। तो इसको रेडियंस में ही सॉल्व करना है ना? जी जी हाँ जी, पाई को आप कन्वर्ट कर लेना, 3.14 में कन्वर्ट कर ले अगर करना चाहते हैं तो। मैंने उसको वैसे ही बस पाई में छोड़ दिया, ठीक है। ये देख लीजिए आपके सामने, तो नाउ यू हैव, तो इसको देख लें, ये क्या 25 डिवाइडेड बाय 4 यही बनता है 6.25। क्विकली कैलकुलेटर पे देख के बता दो। यस सर, यही बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें, रो की वैल्यू कांस्टेंट तब होगी अगर आगे डी रो का, यानी रो का कोई डिफरेंशियल वेरिएबल नहीं होगा। अगर रो का डिफरेंशियल वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज दैट इज वेरिंग ना। तो डीएल हमें ये शो कर रहा है। जी जी बोले बेटा। सर आपने इसको डी रो है जो, इसे बाहर लिया, मतलब लेफ्ट साइड पे, इसमें जो आप दिखा रहे हैं इसमें वो राइट साइड पे है, इससे कोई फर्क पड़ता है? मतलब अंदर वाले इंटीग्रल में लिया है ना इसमें, तो हमने बाहर वाले में लिया था मेरा ख्याल है, जो आपने बोर्ड पे किया है। नहीं बेटा, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था, देखो ये दो इंटीग्रल जी, एक इंटीग्रल रो की वजह से है, मतलब डी रो की वजह से एक इंटीग्रल है, और डी फाई की वजह से और एक फाई की इंटीग्रल वजह से एक है। ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये किया है कि अब इस इंटीग्रल का जो वेरिएबल है वो रो है, ऑल्दो कि ये रो डी फाई था, लेकिन वेरिएबल तो ये है ना, तो इसको एक में सर डबल इंटीग्रल में ऐसे सर सॉल्व थोड़ी होगा। डबल इंटीग्रल में ये करना पड़ेगा कि पहले हम d5 को सॉल्व करेंगे, फिर वो इंटीग्रल कंप्लीट बन जाएगा, फिर वो होगा। हाँ चलो वो ऐसे तो कर ऐसे ही है। ऐसे बेटा, इंडिपेंडेंट है ना एक दूसरे से। सर इस तरह भी करें तो सही है ना, एक दूसरे से अच्छा हाँ इंडिपेंडेंट सही है, है। सही है, सही है, सही है। आपके सामने कोई मसला नहीं है। ठीक है।
तो हम ठीक है, कह चलो। सकते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जी जी बेटा, ऐसे ही मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ओके, फिर ये डबल इंटीग्रल तो ना हुआ। अच्छा चले, आप इसको फिल वक्त ये ना कहें कि ये डबल इंटीग्रल नहीं है, क्योंकि ये है डबल इंटीग्रल ही। आगे जाके हमें पता चल जाएगा कि कैसे। ठीक है। लेकिन अभी यानी ये आपस में क्लोज। ओके ओके, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर ठीक है, हम सर की आवाज आ रही है किसी को? नहीं भाई। सर सही है। अब हम पढ़ लेंगे इसको, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी टाइम भी ओवर हो गया। ओके, वो ठीक है बेटा। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह सर हाफिज। मेरी आवाज आ रही है? अल्लाह हाफिज। ओके सर। मौसम आ रही है, तेरी आवाज अभी आई है। सर मेरा अल्लाह हाफिज। पिछले चैप्टर से एक इशू है। जी बेटा बोले। सर आपने एग्जाम्पल 2-2 तक कराए थे, तो 2-2 से आगे जो एग्जाम्पल 2-3 और 2-4 हैं